हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। इस वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में। और हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम अटैकिंग रिएजेंट्स की बात करते हैं तो पहले हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आता है, उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल में हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की। और इसमें हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, what is the difference between न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। और इलेक्ट्रोफाइल में हम सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड लेविस एसिड क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। सी न्यूक्लियो एंड फाइल। देखो इसमें एक वर्ड है फाइल, इसको डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड फिलॉस से। फिलॉस मीनिंग it is derived from the word philos. Philos meaning attracting, या आप अट्रैक्टिंग कह सकते हो या आप लविंग कह सकते हो। अट्रैक्टिंग या आप लविंग भी कह सकते हो। देखो कोई इंसान क्या होता है, कैट लवर होता है, जिसको बिल्लियां ज्यादा पसंद होती है, तो उसको हम कैट लवर कहते हैं। ठीक है, और कैट लवर को हम कहते हैं एलिरोफाइल। इसी तरीके से हमारे पास होते हैं बुक लवर्स, जिनको हम नॉर्मली बुकवर्म्स भी कहते हैं। अरे यार पढ़ाकू, जिनको हम पढ़ाकू भी कहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। तो बुकवर्म के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, बिब्लियोफाइल। अब अगर कोई कैट लवर होगा तो आइलिरोफाइल। इसी तरीके से कोई क्या होता है, which has love about technology, उसको हम टेक्नोफाइल कहते हैं। तो अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हम किस चीज को कहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, अब फाइल मीन्स अट्रैक्टिंग। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हम कह सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं न्यूक्लियस लवर। या टू बी मोर प्रिसाइजली हम इस चीज को कैसे सीख सकते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है, मोर प्रिसाइजली हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल को which has attraction for positively charged regions। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन्स। इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं ताकि आपको थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल समझ में आ जाए और थोड़ा सा इसमें फील भी आ जाए। देखो अगर मैं कहूं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिखूं CH3 का, CH3+, तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें कौन सा ऑर्बिटल एम्प्टी है, आप बोलोगे 2p, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन।
इज वैकेंट। अब वैकेंट होने का मतलब है पॉजिटिवली चार्जड है, तो इसको हम पॉजिटिवली चार्जड रीजन में कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपके लिए रखूं यहां पे, कोई कार्बोनिल कंपाउंड बनाऊं मैं यहां पे एसीटोन, और अगर मैं इस मॉलिक्यूल की तरह देखूं, इसमें ऑक्सीजन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन जो हमारे पास। तो हम कुछ पोलरिटी कुछ ऐसे दिखा सकते हैं मॉलिक्यूल की। तो कार्बन जो होगा ये, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इसमें अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरह ड्रैग करेगा। तो हमारे पास जो ये वाला रीजन है इसको भी हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्जड रीजन, राइट। एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहां पे, अगर मैं यहां पे कुछ ऐसे लिखूं, क्योंकि मेरे पास जो फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो अपनी तरह इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में, तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है इसको हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो है ये इन्हीं पॉजिटिवली चार्जड रीजन्स को अट्रैक्ट करता है, या हम कह सकते हैं इट हैज लव फॉर दीज पॉजिटिव चार्जड रीजन्स। तो यहां पे आप एक लाइन नोट कर सकते हो, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, जो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है इसको हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फॉर, किनके लिए अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिवली चार्जड रीजन्स, अट्रैक्शन फॉर पॉजिटिवली चार्जड रीजन्स, फाइन। अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, अब ये कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। देखो कुछ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग से डोनेट करते हैं, कुछ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे होते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करते हैं, ये उस वक्त एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। इसी तरीके से कुछ न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर सबको पता है ग्रिग्नॉन रिएजेंट RMGX, जो हमारे पास किसी भी अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, मेटल जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज होती है और इसमें नेगेटिव चार्ज होती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये वाला सिग्मा बॉन्ड डोनेट करता है, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ दीज वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम उनके बारे में। देखो अब जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो सब तो पहचान कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम इस चीज पे आती है, अगर मैं यहाँ पे वाटर लिखूं और यहाँ पे मैं OH माइनस लिखूं, अब सारे बोलते हैं ये भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करेगा, तो ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा और क्यों है, उसके लिए आप एक लाइन नोट कर सकते हैं।
एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। और नॉर्मली अगर कोई बंदा चाहता है कि इसके लिए कोई बुक पढ़ी, तो मैं कंसिडर करूँगा जो हमारे पास जेरी मार्श की बुक है, जेरी मार्श की बुक पढ़ सकता है। ठीक है, देखो तो आप एक यहाँ पे लाइन लिख सकते हो, a nucleophile with negative charge is always a more powerful nucleophile than its conjugate acid। आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, a nucleophile with a negative charge is always more powerful nucleophile than its conjugate acid। और रिक्वायरमेंट यही है, जो हमारे पास conjugate acid है वो भी न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब जब हम एसिडिटी और बेसिसिटी की तरफ आएंगे तो वहां पे हम सीखेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स के बारे में। कंजुगेट एसिड बेस को सीखने के लिए आपको सिर्फ याद रखना है एक प्रोटॉन की डिफरेंस होती है, प्रोटॉन डिफरेंस आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास HF एक एसिड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो इसकी कॉन्जुगेट बेस होगी F नेगेटिव। अब अगर मुझे F नेगेटिव की ही बात करनी है, अगर ये कॉन्जुगेट बेस है और जो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा वो HF है। या फॉर एग्जांपल मेरे पास NH3 है, अब अगर मुझे इसकी कॉन्जुगेट बेस देखनी है तो मैं क्या करूँगा, एक प्रोटॉन को लूज करवा के ऐसे लिखूंगा। अब अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट एसिड देखना है तो एक H पॉजिटिव को ऐड करके कॉन्जुगेट एसिड बनाऊंगा। तो सिर्फ डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब इसको समझना क्या है, देखो इसमें समझना हमें यही चीज है, नेगेटिवली चार्जड यानी कि जो चार्जड न्यूक्लियोफाइल होता है हमारे पास, जो हमारे पास क्या होता है चार्जड न्यूक्लियोफाइल, वो क्या होता है पावरफुल। क्यों होता है पावरफुल, देखो जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्जड रीजन होगा, कोई अगर कोई पॉजिटिवली चार्जड रीजन है, या ऐसे में लिख सकता हूँ पॉजिटिवली चार्जड रीजन, तो नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि लोन पेयर, और जो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज में होगी इसको हम बोलते हैं आयन डायपोल इंट्रैक्शन, क्योंकि आयन है ये डायपोल है, और इसमें क्या होता है आयन आयन इंट्रैक्शन, और जो आयन आयन इंट्रैक्शन होता है ये ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, दैट्स वाई जो हमारे पास चार्जड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल्स लिखना चाहोगे, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जितनी आप चाहोगे लिख सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, इसको मैं पायरोलिडीन कहता हूं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूट्रल है और ये होगा हमारे पास चार्जर, क्योंकि ये प्रोटॉन अगर लूज करेगा तो ये चार्जर बनेगा। और अगर मुझे बोलना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये वाला ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ NH3 और NH2, क्योंकि ये चार्जड है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है। सिमिलरली OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू वाटर। सिमिलरली बहुत सारे हमारे पास हैं। ठीक है, जो चार्ज न्यूक्लियर, कोई क्या होता है न्यूट्रल, हमारे पास पायरिडीन है, ये भी कैन ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोफाइल्स की। अब जैसे हमने देखा जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियस लविंग होता है, और जो हमारे पास अब इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल ये होगा इलेक्ट्रॉन लविंग, होगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन लविंग। जैसे हमने देखा था जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करता है, पॉजिटिवली चार्जड रीजन, और पॉजिटिवली चार्जड रीजन हमने देखा था कोई भी हो सकता है, ये कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है या कोई एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं
कि जो हमारे पास ये चीजें हैं ये एक्ट कर सकते हैं क्या, एज इलेक्ट्रोफाइल्स? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि these have what, a love for electron rich species। ठीक है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं तो हम ये कह सकते हैं इनमें क्या होती है, एक्सेप्टर एबिलिटी। जैसे हमने देखा था जो हमारे पास CBR है, अगर मैं इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊं तो CBR किस में इलेक्ट्रॉन्स लेगा, अपने सिग्मा स्टार में। ठीक है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स इनमें क्या होती है, एक्सेप्टर एबिलिटी होती है। ठीक है। हमारे पास जैसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं चार्जड, न्यूट्रल, इसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स भी क्या होते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और ये चार्जड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ZnCl2 की, जो हमारे पास जिंक है, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है। सिमिलरली कौन सा वाला, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फुल्ली चार्ज नहीं है। अब अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं जो फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज, कोई भी मेटल आयन, या हमारे पास H पॉजिटिव है, ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स किसमें, और वननेस ऑर्बिटल में, तो ये भी एक्ट कर सकता है एज इलेक्ट्रोफाइल। अब बात आती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या चीज है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब हम बात करेंगे यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की। आप पहले डेफिनेशन लिख सकते हो, एबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डिस्प्लेस ए लिविंग ग्रुप इन ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मेरे पास कोई रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने देखा होगा जिसमें एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, डिस्प्लेस होगा, अगर मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक करता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कहाँ पे देगा, इतना तो आप लोगों को अभी तक पता होना चाहिए, सिग्मा स्टार ऑफ CBR। और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे मिलेगा। अब डिस्प्लेस करना है लिविंग ग्रुप को, और जो यहाँ पे लीव करके इसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है। ये होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल की एबिलिटी कितनी होगी वो डिस्प्लेस करेगा। अब नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन रहती है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में आखिरकार फर्क क्या है, कहाँ पे फर्क है। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूं, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक रिएक्शन लिखूं, मेथिल आयोडाइड, और मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, और मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, अगर मैं इस वाले रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल डालता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस वाले प्रोटॉन को। तो बेसिसिटी जो हमारे पास होती है, इट्स एन एबिलिटी ऑफ ए बेस, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल टू एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये न्यूक्लियोफाइल अगर मैं इसमें डाल दूँ तो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा जल्द डायरेक्टली कार्बन पे, और इस लिविंग ग्रुप को बाहर धकेल देगा। ठीक है। ये फर्क होती है न्यूक्लियोफाइल और बेस में। लेकिन जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस कहाँ पे आती है, मेन डिफरेंस की जब हम बात करते हैं वो आती है हमारे पास, अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की बात करें, मेन डिफरेंस कहाँ पे आती है, जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना, ये हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। और जो हमारे पास बेसिसिटी होती है ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है।
थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड। अब जो मैंने यहाँ पे दो बड़ी टर्म्स लिखी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली मैं आपको आइडिया दूंगा काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड। उसके बाद आपको मैं दो चार एग्जांपल्स दूंगा, उससे आपको क्लियरली कंफ्यूजन दूर होगा और न्यूक्लियोफाइल और बेस में आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, जो हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल्ड जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो जो अटैक करेंगे अटैक्स फास्ट, उनको हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड कहेंगे। और जो क्या करेंगे, व्हेन देयर, आप लिख सकते हो व्हेन देयर इज अ काइंड ऑफ वेट एंड वॉच सिचुएशन। अब मेरे कहने का मतलब यह है, अगर मैं यहां पे एक रिएक्शन लिखूं ऐसे, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पे अटैक करवाता हूं न्यूक्लियोफाइल का, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, डायरेक्टली कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर धकेल देगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसे मिलेगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। और जब मैं बात करता हूं बेस की, जब मैं इसमें बेस डालता हूं, तो बेस क्या करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट करता है इस वाले प्रोटॉन को और प्रोडक्ट देता है CH2 C डबल बॉन्ड O ऐसे। तो ये क्या करता है, बेस वेट करता है कि मैं कहां पे अटैक करूं। जो बेस है ये हमेशा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट्स, जब हम आगे एसिडिटी और बेसिटी पढ़ेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट करता है ऑलवेज एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्योंकि इसका अटैक फास्ट होता है, तो डायरेक्टली वहीं पे अटैक करेगा जहां पे कार्बन पे बियरिंग लिविंग ग्रुप होगा, वहीं पे अटैक करेगा और कुछ प्रोडक्ट ऐसे देगा हमें। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, कैसे हम पहचाने रिएक्शन में, वो हमें किस चीज से पता चलता है, वो हमें पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कब कोई स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, कब कोई स्पीशीज बेस एक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है साइज पे। देखो, हमारे पास जितना साइज ज्यादा होगा, लार्जर द साइज, उतनी हमारे पास क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, एनाइन की। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखो, मेरे पास कैटायन है और ये एनाइन है, और जो ये एनाइन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर मेरे पास एक केटायन है, ठीक है, और ये एनायन है, अब क्या होगा, जो ये एनायन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको क्या करना है, इसको करने हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा, पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज को करेगा कि नहीं। जब ये पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ ऐसे ऐसे सा दिखेगा, और ये हमारे पास जो रीजन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर्ड होंगे। तो जितना ज्यादा साइज होगा, ऐसे देखो, जितना ज्यादा ये मेरे पास जो कैटायन है, इसका जो मैंने साइज दिखाया है, साइज हर एक में सेम है। कैटायन का साइज यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही। अब क्या हो रहा है, एनाइन का साइज
एनाइन का साइज जितना जितना इंक्रीज होगा उतना क्या होगा, क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन होगी, उतना ज्यादा शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, और जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतनी क्या होगी, बॉन्डिंग। और हमें चाहिए भी क्या, अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है और वो किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, तो वो अटैक ऑन द बेस ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल की क्या होगी, डोनर एबिलिटी। जब वो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, आखिर में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बॉन्ड। किस किस दरमियान, इस कार्बन और इस न्यूक्लियोफाइल के दरमियान क्या चाहिए हमें, बॉन्ड, क्योंकि हमें बॉन्ड ही तो बनाना है। तो बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी किसकी, एनाइन की। तो एनाइन पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन is directly is directly proportional to is directly proportional to size। अब क्या कह सकते हैं, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, अब अगर मैं आपको बताऊं कि OH OH माइनस ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है या SH माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो कैसे पता लगाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी जब भी आएगी आपके दिमाग में, तो साइज, साइज को देखना, बिकॉज साइज ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, तो इसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज पोलराइजेबिलिटी इसकी ज्यादा है। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी किसकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी SH माइनस की, वो ज्यादा होगी OH माइनस की। और सिमिलरली यही चीज कहां पे होगी अप्लाई, यही चीज हमारे पास, अगर मेरे पास PH2 माइनस लूंगा और इसको कंपेयर करूंगा अपनी ही सीरीज में नाइट्रोजन अमाइन, देखो जो हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, सिमिलरली हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये एक ही ग्रुप के हैं। तो कंपेयर भी मैं ग्रुप वाइज ही करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो जो हमारे पास साइज है, size of phosphorus is greater than nitrogen, which implies nucleophilicity किसमें ज्यादा होगी, PH2। फाइन। अब सवाल रहता है बेसिसिटी। जब भी आपको बेसिसिटी का ऑर्डर देना होगा, बेसिसिटी ऑफ हमेशा देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच, यहां आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। और इसमें क्या चीज हम देखेंगे, साइज शुड बी स्मॉलर। क्यों, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करनी होती है तो उसमें साइज क्या होता है, लार्ज। अब बेसिसिटी की बात करेंगे तो साइज स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, इनका जो ऑर्डर है वो सेम आता है, वो भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अब मैक्सिमम टाइम्स कंफ्यूजन होती है इस वाले ऑर्डर में, जब हमारे पास हैलाइड आयंस दिए होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ये ऑर्डर है, आई डोंट नो किसी ने कभी बताया होगा आपको इस बारे में, जो हमारे पास हैलाइड्स का हैलाइड्स का ऑर्डर होता है, ये हमारे पास सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, इट इज सॉल्वेंट डिपेंडेंट।
अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें? देखो, समझो, अगर मेरे पास लिखी, से फॉर एग्जाम्पल आपकी सिंपलिसिटी के लिए मेरे पास यही कार्बो, इसको हम कार्बोकेटाइन भी कहते हैं, जब हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्जड है तो ये अट्रैक्ट किसको करेगा? न्यूक्लियोफाइल को। अब अगर आपको मैं बताऊं कि इसमें आयोडीन जल्दी करेगा अटैक, ब्रोमीन जल्दी करेगा अटैक, सीएल अटैक करेगा या एफ नेगेटिव करेगा, और मैं सॉल्वेंट जो है प्रोवाइड कर रहा हूं वाटर को, यानी कि इसको मैं कहता हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो, पहले पोलर यानी कि जो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये सबको पता होगा, ऑलमोस्ट पढ़ा होगा 11th 12th में, पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। प्रोटिक, प्रोटिक मींस इसके पास प्रोटॉन होना चाहिए, और प्रोटॉन जो है वो एक्सचेंजेबल और वी कैन से रिप्लेसेबल होना चाहिए। एक्सचेंजेबल रिप्लेसेबल के बजाय अगर आप लिख सकते हो जो डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेस हो सकता है। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब मीडियम, कोई भी मीडियम हम प्रोवाइड करेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे एज वाटर सॉल्वेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, पोलर सॉल्वेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखो, अब जिस एनाइन का, अब जिस एनाइन का साइज, अगर जिस एनाइन का साइज छोटा होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एफ नेगेटिव, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, स्मॉल होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर मैं आयोडीन की बात करूं, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसमें जो शेल्स होंगे वो ज़्यादा एक्सपेंडेड होंगे, एक्सपेंडेड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये कंपनसेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सपैंड कर सकता है बाकी शेल्स में। और जो हमारे पास एफ नेगेटिव, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल वाटर, वो क्या करेंगे? इसके इर्द गिर्द आएंगे और काइंड ऑफ केज प्रोवाइड कराएंगे, राइट। हम ऐसे कह सकते हैं जो हमारे पास एफ नेगेटिव है, ये क्या होगा? इट इज tightly surrounded by a shell of solvent molecules। अगर ये टाइटली सराउंडेड है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो क्या होगा? जो हमारे पास ये स्पीशीज है जिसको इसको अटैक करना है, अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने इनको बंद करके रखा है, किसको? एफ नेगेटिव को, ताकि ये यहाँ पे नहीं पहुंचे। विद द रिजल्ट जो हमारे पास आई माइनस है, आयोडीन है, क्योंकि जो इसका साइज बड़ा होने की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी दूर दूर होंगे, विच इम्प्लाइज ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होगी चार्ज, एक्सपेंडेड होने की वजह से ये अटैक जल्दी कर पाएगा पॉजिटिव चार्ज को, विच मीन्स जो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर होगा पोलर सॉल्वेंट्स में वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आप रीजन लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे रीजन ऐसे लिख सकते हो, जो हमारे पास smaller negatively charged nucleophiles are more solvated by usual polar protic solvents। That is because जो negatively charged, the negative charge of F minus or Cl minus is more concentrated than the charge of I negative। The former is more tightly surrounded by the shell of solvent molecules। जो हमारे पास F minus है उसको solvent molecules ने एक किस्म का केज में रखा होगा, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं होगा फॉर अटैक, that constitute a barrier between it and substrate। और जब बैरियर होगा तो अटैक नहीं होगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास पोलर इन पोलर सॉल्वेंट जो हमारे पास ऑर्डर है वो कुछ ऐसे होगा, बी आर माइनस फॉलोड बाई सी एल माइनस फॉलोड बाई एफ माइनस, ये हमारे पास ऑर्डर होगा
पोलर सॉल्वेंट्स में। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर किसी एप्रोटिक सॉल्वेंट में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर होना चाहिए। देखो DMF, हमारे पास DMF है, डाइमिथाइल फॉर्म एमाइड। ये हमारे पास DMF है, डाइमिथाइल फॉर्म एमाइड। एप्रोटिक प्रोटॉन है लेकिन नॉन रिप्लेसेबल, इट्स नॉट एसिडिक, तो ये रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा अब जब ये पोलर नहीं है तो अब जब ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है इसमें सॉल्वेशन नहीं होगी, नो सॉल्वेशन इंप्लाइज जब सॉल्वेशन नहीं होगी तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए फिर? अगर नेट में इस बार क्वेश्चन पूछेंगे, आई होप इस पे पूछ सकते हैं क्योंकि कभी इस पे पूछा नहीं गया है, तो मे बी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर रहेगा जब हमारे पास क्या होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसी में आप मुझे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताओ, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या रहेगा इसमें? तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा है? फ्लोरीन। उसके बाद तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है वो भी यही रहेगा। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करा गया, अगर आप इसमें देखोगे, रिलेटिव रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। इन्होंने क्या किया, लिथियम के हैलाइड्स लिए, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स लिए, लिथियम के सॉल्वेंट, और किस सॉल्वेंट में डाले? एसीटोन लिया इन्होंने सॉल्वेंट। तो उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया? रिलेटिव रेट्स। तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया जो हमारे पास रिलेटिव रेट आयोडीन की है वो सबसे ज़्यादा है। अब इस ऑर्डर को अगर हम ऑर्डर देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का, इसमें ऑर्डर जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे रहता है। इस ऑर्डर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी किसका? एनायन का। देखो जो मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखाई है, ये समझो आप, ये लिथियम हमारे पास, क्योंकि इसका साइज जो हर एक एनायन के साथ सेम ही रहेगा। अब जो चेंज है वो क्या होगा? चेंज होगा एनायन का साइज। जितना जितना एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है उतनी क्या होगी? इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी। और जितनी पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी क्या होगी? इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल, वो कौन सा रहेगा हमारे पास? आई नेगेटिव। और ये ऑर्डर एक्सप्लेन हो गया हमें ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेबिलिटी। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट करा गया, उसमें क्या उन्होंने लिया ये वाला मॉलिक्यूल जो कि बहुत बल्की है। ये हमारे पास हैलाइड साल्ट है, हैलाइड जो हमारे पास X माइनस है, ये हैलाइड्स है। ये हमारे पास हैलाइड सॉल्ट है, किसका? हैलाइड सॉल्ट ऑफ टेट्रा मिथाइल एमाइन का। क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप होने की वजह से इसकी इंट्रैक्शन विद any halide ion, interaction with any halide ion is what? Negligible। जब इंट्रैक्शन हैलाइड आयन के साथ नहीं होगी, विच मीन्स जो हमारे पास हैलाइड आयन होगा फ्री, वी कैन से इट्स कंपेरेटिवली फ्री देन जो हमारे पास लिथियम के हैलाइड्स थे। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या था, लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से वहां पे क्या था? स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन इंट्रैक्शन।
जिसकी वजह से कंपाउंड में क्या आती है, कोवैलेंसी। ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, फजान्स रूल में। बहुत सारों को ये पता भी होगा, स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली फ्री होगा एनाइन, और कंपैरेटिवली फ्री एनाइन होने की वजह से जो हमारे पास रिलेटिव रेट है वो सबसे ज़्यादा Cl की है, उसके बाद Br की है, उसके बाद I- की। और अगर हम ये ऑर्डर देखेंगे, ये उसका अपोजिट है जो हमने इससे पहले लिया था। इसी वजह से मैंने बताया था जो हमारे पास हैलाइड्स का जो ऑर्डर है वो किस पे डिपेंड है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सॉल्वेंट यूज्ड, और वी कैन से इट्स डिपेंडेंट ऑन द कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस हम यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब हमारे पास एनाइन, व्हेन एनाइन इज फ्री, फ्री कब होगा, जब हमारे पास कैटाइन साइज लार्ज होगा, शोज नो इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, shows no interaction with anion, which implies जो हमारे पास ऑर्डर रहेगा ऑर्डर हमारे पास BrCl और ये रहेगा। और दूसरी चीज जो एनाइन है वो कैसे फ्री रहेगा, एनाइन को फ्री करने के लिए नो सॉल्वेंट। अगर कभी हम सॉल्वेंट में रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी कि हम जो रिएक्शन करेंगे, अगर हम रिएक्शन करेंगे, इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन गैस फेज, उसमें भी क्या होगा, जो हमारे पास एनाइन्स है वो फ्री रहेंगे और जो ऑर्डर है वो भी यही रहेगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखो हमने जो ये एक्सप्लेन किया, ये ऑर्डर ये हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन, मतलब सॉल्वेंट का इफेक्ट, हमने इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे देखा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सम न्यूक्लियोफाइल, जो हमारे पास कुछ न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, और नॉट ग्रेटली अफेक्टेड by solvent, affected by solvent at times। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं किस चीज का, वहां पे हम यूज करते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, जिसको हम HSAB प्रिंसिपल भी कहते हैं। देखो नॉर्मली हमें कंफ्यूजन कहां पे होता है, जो भी हमारे पास कोई भी चार्जर स्पीशीज होगी, अगर वो अटैक करेगी कार्बन पे तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और अगर वो अटैक करेगी प्रोटॉन पर तो हम उसको कहते हैं बेस। चीजें तो हमें यही दो सीखनी है। अब जो हमारे पास हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, अब हमें क्या देखना है, हार्ड और सॉफ्ट स्पीशीज कौन से। देखो जो हमारे पास H पॉजिटिव होता है, इट्स कंसिडर्ड एज हार्ड। और हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास हार्ड इंट्रैक्शन होती है वो प्रेफरेबल होती है, सॉफ्ट इंट्रैक्शन ये भी प्रेफरेबल होती है देन हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या होती है, प्रेफरेबल। अब हार्ड न्यूक्लियोफाइल और जो हमारे पास कार्बन होता है, इट इज कंसिडर्ड एज सॉफ्ट। अब जो न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास सॉफ्ट नेचर का होगा वो कार्बन पे अटैक करेगा, और हार्ड नेचर का होगा वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और वो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज। देखो जो हमारे पास हार्ड होता है
वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है और उसका साइज छोटा होता है। और जो हमारे पास सॉफ्ट नेचर का होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और साइज में ज़्यादा होता है। दैट्स वाई जो हमारे पास आई नेगेटिव है ये सॉफ्ट है। अब अगर मैं बताऊं अगर ये सॉफ्ट है तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट नेचर ये अटैक कहाँ पे करेगा? कार्बन पर। एंड दिस इज हार्ड ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड, ये अटैक कहाँ पे करेगा? प्रोटॉन पे। दैट्स वाई हमने जो बताया बेसिसिटी ऑर्डर, दैट्स वाई जो हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर था वो हमारे पास कुछ ऐसा था और जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर था वो कुछ ऐसे था। ठीक है, और हमने इसमें सारे केसेस भी एक्सप्लेन किया अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं जो हमारे पास सॉफ्ट नेचर के होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली पोलराइजेबल, क्योंकि जो लार्ज साइज के होते हैं वो पोलराइजेबल भी होते ही है। ठीक है, अब थिंग्स को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। देखो, पहले हमने देखा जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसमें हमने देखा जो हमारे पास चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल होता है वो पावरफुल होता है किससे? अनचार्ज्ड से। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में पढ़ा। वहां पे हमने देखा न्यूक्लियोफाइल और बेस क्या होती है। हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल जो है डायरेक्ट कार्बन पे अटैक करता है और बेस क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन को। उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, या हमने कहा था जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है उतनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। और जो हमने बेस का कहा था जो हमारे पास बेसिस होती है, बेसिसिटी, बेसिसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रेट्स देखे थे हैलाइड्स में, और हमने ये कंक्लूड किया था कि जितना हमारे पास फ्री होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी ज़्यादा क्या होगी? ग्रेटर विल बी द रेट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट ऑन द बेस ऑफ हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शन। तो ये जो हमने सारा पढ़ा है ये हमने पढ़ा क्या? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। इसमें हमने और क्या देखा था? इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। हमने क्या कहा था? ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है एंड इट हैज़ लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या हम कह सकते हैं अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हमने कहा था या तो ये पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन ले सकता है या किसी भी एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आज वाली क्लास में पढ़ी, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखो, हमारे पास क्या कहा गया है? हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और बेसिसिटी का ऑर्डर देखना है। हमारे पास ये तीन चीज़ें दी है, पहले हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखना है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। देखो, जो हमारे जब हमें न्यूक्लियो जब मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं, पहले हम इसको साइड में लेके चलेंगे। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, मैंने आपको बताया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज, लेकिन वो साइज होता है, हमें साइज कंसिडर करना होता है एटॉमिक लेवल पे, यानी कि हमें कंसिडर साइज करना होता है साइज ऑफ एटम। अब अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल कुछ ऐसे है
और अगर मैं आपको बताऊं इसमें और इसमें मुझे कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा, तो आप बताओगे इसका भी साइज बड़ा है और इसका भी इन बल्की ग्रुप्स होने की वजह से इसका भी साइज बड़ा है। लेकिन हमें साइज देखना होता है एटम का, क्योंकि इस एटम का साइज बड़ा होने की वजह से जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज़्यादा होगी। अब जो ये है ये बल्की ग्रुप बन गया है अब, क्योंकि एक एटम अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, देखो ये हमारे पास कार्बन है CH3, ये आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखो, एज कंपेयर टू I-, ये उतना बड़ा नहीं होगा। तो जो ये बल्की ग्रुप्स है, अब अगर इसको अटैक करना होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे से फॉर एग्जांपल रिएक्शन करवानी है, इसका सिग्मा स्टार और I- है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अटैक कौन सा जल्दी करेगा, ये वाला करेगा कि ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला करें, क्योंकि हमें क्या देखना है, साइज ऑफ एटम। ये लार्ज बल्की ग्रुप्स इस अटैक को रोकेंगे एज कंपेयर टू दिस। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर हम देखेंगे तो हमें बल्कीनेस को भी कंसिडर करना पड़ता है। अब अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, और ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, क्योंकि इसके जो ग्रुप्स हैं ये बल्कि है, इस लोन पेयर को अटैक करने से रोकेंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, तो बेसिसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप्स जो है ये इस वाले रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं और इसको इलेक्ट्रॉन डेंस कर रहे हैं, और जो हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो 3 to 1 होगा, क्योंकि ये इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में आएगी, आखिरकार तो यहाँ इसी नाइट्रोजन एटम पे पहुंचेगी। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको न्यूक्लियोफाइल और बेस में फ़र्क देखना होगा तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं डोनर एटम को। किसको देखते हैं हम देखते हैं डोनर एटम को, जो हमारे पास एटम होगा जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास OH है और सल्फर है, डोनर एटम यहाँ पे का ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो आप बताओगे सल्फर का साइज बड़ा है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगर मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर आप बताओगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ऑक्सीजन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सल्फर, क्योंकि जो हमारे पास सल्फर है इसके पास डी ऑर्बिटल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में देगा, विद द रिजल्ट इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से जो हमारे पास बेसिसिटी है वो जो हमारे पास बेसिसिटी है वो SH- की कम होगी एज कम्पेयर टू OH-। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आपको सिर्फ सीखना है कि क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर होगा हमें उसको अप्रोच कैसे करना, हमारा अप्रोच क्या रहता है क्वेश्चन की तरह, बाकी कॉन्सेप्ट्स वही लगेंगे। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी कब होता है बेसिसिटी के ऑर्डर के बराबर, वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास जो साइज होता है, साइज ऑफ डोनर एटम, size of donor atom, if size of donor atom is same and size क्या लिखा आपने, सॉरी आप लिखो यहाँ पे कि if donor atom is same, if donor atom is same, if donor atom is same and size of species
एंड साइज ऑफ स्पीशीज इज कंपेरेबल, तो उस वक्त जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर वो बेसिसिटी के ऑर्डर के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ जो मेरे पास OH माइनस है और जो मेरे पास OCH3 माइनस है, OCH3 माइनस है, इसका जो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर है वो भी यही रहेगा और बेसिसिटी का ऑर्डर भी यही रहेगा। आई होप आपको ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी अच्छे से समझ आया होगा। हमें एसिडिटी और बेसिसिटी अच्छे से पढ़नी है। फिलहाल आपको ये समझ आया होगा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है।